गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आप अपने घर पे हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, ठीक है, और आप अपनी ऑनलाइन क्लास को भी जारी रखे होंगे। बच्चों भले आप घर पे रहिए, स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि 1 महीने की जो ये ब्रेक हुआ है आपके स्कूल आने में, इससे क्या होगा कि पीछे का जो सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी या पीछे की जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो सब आपको बिल्कुल भूल सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत करिएगा। जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा, क्योंकि यहाँ से स्कूल से भी यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो भी बचा हुआ सिलेबस है वह आपको पढ़ा करके, आपको समझा करके उसको समाप्त किया जाए। आपके एग्जाम टेस्ट जो पीरियोडिक सेकेंड है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ से जितना हो सकेगा हम लोग आपके लिए करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो बच्चों आज हम लोग लेसन नया स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 8 है ग्रेविटेशन, और इस ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में। ये प्लैनेट होते क्या है बच्चों? प्लैनेट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंडों को ही हम कहते हैं प्लैनेट, यानी कि ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। बच्चों जो ग्रह की श्रेणी है, यानी कि ग्रहों की जो संख्या है वह कितनी है? वह 8 होती है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब इसमें कौन कौन सा है? सूर्य से दूरी के क्रम में जो सबसे पहला प्लैनेट है आपका, वो आपका है बुध है। ये बुध है सबसे पहला। दूसरा जो है वह शुक्र है। तीसरा आपका पृथ्वी है। चौथा आपका मंगल है, मंगल, फिर बृहस्पति, ये मंगल हो गया। इसके बाद से 5वां आपका बृहस्पति है। 6वां आपका शनि है। 7वां आपका यूरेनस। और 7वां आपका नेपच्यून। क्या आपका नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण कहा जाता है। अरुण और वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस, नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण कहा जाता है। इतने प्लैनेट हैं आपके। मरकरी और यह आपका वीनस, यह आपका अर्थ है। मार्स, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, और ये सैटर्न। यूरेनस को यूरेनस कहते हैं, नेपच्यून को नेपच्यून कहते हैं। तो ये है आपके 8 ग्रहों की संख्या। इसके बाद आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 9वें ग्रह की श्रेणी थी, जिसको हम लोग कहते थे यम, यानी कि प्लूटो, इसे 52वां ग्रह कहा जाता है। ये क्या कहलाता है आपका? 52वां ग्रह। इस ग्रह का जो दर्जा है 2006 में
24 अगस्त 2006 में इस ग्रह जो प्लूटो है उसके ग्रह का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है ग्रह की कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। इस परिभाषा में थोड़ा चेंजेस कर दिए गए, बदलाव ला दिए गए। और बदलाव क्या लाया गया कि सभी ग्रहों का एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। इन दिए गए सभी ग्रहों में जो यम था वो सबसे छोटा था। जो लेटेस्ट खोजें हुई उनमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे भी ग्रह हैं, ऐसे पिंड हैं आकाशीय जिनका द्रव्यमान इस यम के यानी प्लूटो के द्रव्यमान से थोड़े ज्यादा है। या तो अगर प्लूटो को ग्रह का दर्जा मिल सकता है तो इनसे बड़े द्रव्यमान वाले पिंडों को भी मिलना चाहिए। अगला कारण यह था कि ये जो प्लूटो था वह सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता था तो उसका जो पथ था वह यूरेनस के कक्षा में से होकर के गुजरता। ठीक है, यूरेनस की कक्षा में से क्या करता था, होके गुजरता था, यानी दूसरे ग्रह की कक्षा में से वो गुजर रहा है। ये भी एक कारण बना। तीसरा कारण ये बना कि इस प्लूटो का जो उपग्रह है यह अपने उपग्रह के चारों तरफ घूमता है और जो इसका उपग्रह है वह इसके चारों तरफ घूमता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो इस तरह से इस प्लूटो के ग्रह का दर्जा क्या होगा, समाप्त कर दिया गया इन्हीं कारणों को। ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो यानी प्लूटो के ग्रह का दर्जा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो ग्रहों की संख्या जो रह गई कितनी रह गई, 8 रह गई। यानी कि जो ग्रह 9 हुआ करते थे पहले 2006 से पहले, अब वो ग्रहों की संख्या कितनी होगी, 8 रह गई। ठीक है, अब इन ग्रहों के बाद से हमें जानना है कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह सैटेलाइट, इस सैटेलाइट क्या होते हैं बच्चों? सैटेलाइट का मतलब होता है कि ऐसे, सैटेलाइट का मतलब होता है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये उपग्रह है। अब ये जो उपग्रह होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह क्या है, 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक उपग्रह और जो दूसरा है वह है कृत्रिम उपग्रह। एक आपका प्राकृतिक उपग्रह हो गया और दूसरा आपका हो गया कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब है कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले उपग्रह, यानी कि वे उपग्रह जो प्रकृति की देन, यानी जैसे जब से पृथ्वी बनी है या जब से ब्रह्मांड बना हुआ है, जो हमारा सौर परिवार है, यानी 8 ग्रह और जो सूर्य को मिला करके एक परिवार जो बनता है उसको हम कहते हैं सौर परिवार। तो इस सौर परिवार जब से बना है, ब्रह्मांड बना है, तब से जो उपग्रह यानी तब से जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड उनको हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। आप चंद्रमा को रात में देख सकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चंद्रमा के अपने स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश क्या है, रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ आता है। सूर्य का प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित प्रकाश हमारे यहाँ आता है और उसी को हम इस कारण देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था प्राकृतिक उपग्रह, यानी जो चंद्रमा है हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, यानी मानव के द्वारा निर्मित वे यंत्र जो पृथ्वी की एक कक्षा में यानी कुछ ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पिंडों या ऐसे ही यंत्रों को कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। जो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था भारत के द्वारा वो आर्यभट्ट प्रथम था। उसके बाद आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ठीक है, इनसेट 1A, इनसेट 1B, PBLC, ऐसे तमाम ऐसे सैकड़ों की संख्या में उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है,
अब जो बच्चे उपग्रहों की जो संख्या है प्रत्येक ग्रह की, इसका कोई उपग्रह नहीं, यानी ये तो हम लोग के ग्रह हो गए, ये ग्रह हो गए, ग्रह, ये ग्रहों की संख्या हो गई, और यहाँ इनके उपग्रह को हम लोग लिख देते हैं उपग्रह। इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं। इसका क्या होता है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है। इसके बाद से बृहस्पति के 63 उपग्रह है, जो शनि है, शनि के 31 उपग्रह है। इसके बाद ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, और यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13। ठीक है, ये उपग्रहों की संख्या होगी, यानी कि बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का जो है एक उपग्रह है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, बृहस्पति के 63 यानी 63 उपग्रह है, शनि के 31 उपग्रह है, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के कितने हैं, 13। इस तरह से सबसे अधिक उपग्रहों की जो संख्या होती है वो बृहस्पति के पास है। ठीक है, वो बृहस्पति के पास है। और दूसरे नंबर पर शनि है। शनि में ही क्या है, वलय का एक घेरा पाया जाता है। शनि के पास एक वलय का क्या है, घेरा है, बहुत छोटे छोटे पिंड है और उसी का घेरा है, और वो क्या करते हैं, शनि के चारों चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से शनि की क्या है, उसको वलय कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। ग्रहों की गति संबंधी केपलर की बच्चों, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिया। 3 नियम। प्रथम नियम, इसे कहते हैं कक्षाओं का नियम। जो दूसरा है द्वितीय नियम नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं क्षेत्रफलीय वेग का नियम। और तीसरा जो है परिक्रमण कालों का नियम। केपलर ने ये 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिया। पहले नियम को कहा जाता है कक्षाओं का नियम, दूसरे को कहा जाता है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, और तीसरे को कहा जाता है परिक्रमण कालों का नियम। अब हम आगे से बच्चों इसके बारे में जानेंगे कि पहला नियम क्या है, यानी कक्षाओं का नियम उसे कहते हैं। ये मान लीजिए कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम ये कहता है कि जितने भी ग्रह होते हैं, कोई भी ग्रह यानी 8 की संख्या के जो ग्रह, कोई भी ग्रह, वह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में
परिक्रमण करते हैं। और जो सूर्य होता है वह उस कक्षा की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। ठीक है, तो नाभि का मतलब बच्चों है उस दीर्घवृत्त का दो नाभियां होती हैं। जो दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष होता है उसको तीन भाग में बांटते हैं। जो दोनों पॉइंट्स हैं वही उसकी नाभि कहलाएगी। तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गया, यानी जो सूर्य होगा, अगर इस कक्षा को हम लोग तीन भाग में बांट दें तो ये इसकी नाभियां यस और यस, ये इसकी नाभियां और इसी दोनों नाभियों में से किसी एक पर सूर्य हमारा स्थित होगा। ये आपका हो गया सन, और यहां क्या है आपका प्लैनेट, और ये प्लैनेट क्या कर रहा है, इसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यानी कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है, यानी कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और जो सूर्य होता है वह उस कक्षा की किसी एक नाभि पर स्थित होता है, चाहे यानी कि जो लंबा वाला अक्ष है इसको अगर तीन भाग में बांट दीजिए, ये जो दो पॉइंट मिले इसकी क्या है, नाभियां हैं, और जो ये नाभियां हैं उसमें से किसी एक पर सूर्य होगा। और ये जो पथ दिखाया गया है दीर्घवृत्त इलिप्स, उसी में क्या होगा, प्लैनेट स्थित होगा। ये तो हम लोग का पहला नियम है। दूसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। प्रत्येक ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि मान लीजिए कि वह T1 समय अंतराल में बीत था, तो जब T2 समय अंतराल बीता तो वह कहां पर पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। T2 समय अंतराल यानी कि टोटल समय कितना लगा, डेल्टा T का। तो इसके द्वारा यहाँ पर एक क्षेत्रफल तय किया जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए किसी समय ग्रह यहां पर है, ठीक है, पॉइंट A पर, तो T1 समय बाद यानी कि डेल्टा T समय के पश्चात जब वो पहुंचेगा यहां पर बिंदु पर, तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा, इन दोनों क्षेत्रफलों का जो मान होगा वो आपस में बराबर, यानी एरिया हो जाएगा यस ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ एस टी क्यू। यानी कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा होती है वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करने का मतलब है कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो नियत होती है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होने का मतलब है कि क्षेत्रफल बटे समय, आयाम क्षेत्रफल बटे समय, समय से समय कट जाएगा, ये बचेगा आपकी एरिया एसबी, यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रीय चाल यानी कि जो केपलर का जो दूसरा नियम है ना, वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। इस पर संवेग संरक्षण, ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। J बराबर जो संवेग संरक्षण का सूत्र होता है mv J बराबर 2m बटे r, ठीक है। J dA बटे, ये आपका है dA बटे dt इक्वल टू J बटे 2m। ये क्षेत्रफलीय वेग का नियम हो गया, यानी कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करके, यानी कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा है यह, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब जो तीसरा नियम निकाला परिक्रमण कालों का, तो ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसका ये अक्ष हो गया आपका दीर्घ अक्ष और ये अक्ष हो गया आपका लघु अक्ष। तो जो दीर्घ अक्ष होता है उसको हम 2a से दिखाते हैं और लघु अक्ष को 2b से दिखाते हैं। ये लघु अक्ष है
ये लघु अक्ष हो गया और ये वाला क्या आता है दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष हो गया। ठीक है, तो किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है, किसी ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल को किससे दिखाते हैं हम लोग टी से दिखाते हैं। किसी ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं और परिक्रमण काल को टी से दिखाते हैं। तो किसी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कालों का वर्ग, यानी परिक्रमण काल का वर्ग, उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी आधा दीर्घ अक्ष, पूरा दीर्घ अक्ष जो है तो आधा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। यानी कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कालों का जो वर्ग होता है वो उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। अब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो वह कांस्टेंट है k और e की पावर 3। यह है केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, तो बच्चों ये केपलर के तीनों नियम हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के 3 नियम। अब इन केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने कुछ निष्कर्ष निकाला। केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन के निष्कर्ष। अब न्यूटन ने केपलर के नियमों के आधार पर, यानी कि केपलर ने जो नियम तीनों दिया है उसके आधार पर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष किया। बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज हुई थी, ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने उसको प्रारंभ में ही कर दिया था, यानी कि अपने बचपन के दिनों में स्कूल के टाइम में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज तो की थी, लेकिन बस ये जान पाए थे कि हाँ पृथ्वी एक बल के द्वारा किसी पिंड को आकर्षित करती है, लेकिन उसका नामकरण या फिर जो भी चीजें तो बाद में सब हुआ। तो अब न्यूटन ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो केपलर के नियम आए, उसके कहीं बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला था केपलर के नियमों के आधार पर, क्योंकि ये बात उनके दिमाग में चली रही थी कि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर बल लगाती है। तो अगर सभी वस्तुओं पर पृथ्वी बल लगाती है तो बाकी भी तो वस्तु पिंड हैं, बड़े बड़े हैं पृथ्वी से, वो भी बल लगाते होंगे। ठीक है, तो न्यूटन का ऐसा मानना था, जैसे केपलर का मानना था कि जितने ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, लेकिन न्यूटन का यह मानना था कि ये जो कक्षा होती है ना, अगर बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो जो कक्षा होती है ना कैसी होती है, वह लगभग वृत्ताकार होती है। कक्षा कैसी थी, लगभग वृत्ताकार होती है। यानी कि न्यूटन के अनुसार प्रत्येक ग्रह की सूर्य के चारों तरफ जो कक्षा होती है वह वृत्ताकार होती है। तो चूंकि अगर वह वृत्ताकार कक्षा है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए किसी पिंड को क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। और अभिकेंद्र बल का जो सूत्र दिया जाता है वो होता है F = mv² और बटे कितना r। ये किसी भी पिंड, जो भी पिंड, कोई भी पिंड हो, अगर वह वृत्तीय गति कर रहा है तो उस पिंड
पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का सूत्र। अब अगर वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या समान यानी कि R क्या है, वह वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या हो गई, की त्रिज्या यानी कि ग्रह जिस कक्षा के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है उसकी त्रिज्या। और v क्या है, ये क्या है, ग्रह का वेग हो गया। तो यदि ग्रह का परिक्रमण का क्या हो, t हो, तो यानी कि अगर ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय है, अगर वह कैपिटल T हो, तो ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय है, अगर वह कैपिटल T है तो क्या होगा, तो हम इस समय का मान निकाल सकते हैं। यदि ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल T हो, ग्रह का परिक्रमण काल क्या हो, कैपिटल T हो, तो T बराबर यानी समय बराबर दूरी बटे समय, तो वृत्ताकार पथ की लंबाई अब बटे वृत्ताकार पथ की लंबाई होगी, और बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रह का वेग या ग्रह की चाल, ग्रह की चाल होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा T बराबर 2 पाई R बटे V। ठीक है, तो यहां से वेग बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 2 पाई R बटे कितना, कैपिटल T। अब ये मान इसमें रख दीजिए, तो इसलिए हमें मिलेगा F = m बटे R गुणे v की जगह पर रखेंगे तो 2 पाई R बटे T का स्क्वायर। इसका मतलब मिलेगा F = 4 पाई स्क्वायर m R का स्क्वायर बटे R × T का स्क्वायर, एक R से कट गया। F = 4 पाई स्क्वायर m R बटे T का स्क्वायर। अब केपलर का जो तीसरा नियम है हम उसको लगा देंगे, केपलर के तृतीय नियमानुसार, केपलर के तृतीय नियमानुसार, तो केपलर के तृतीय नियमानुसार क्या है, T² = K और R/c। यहां पर R इसलिए मान लिया गया है क्योंकि वहां तो दीर्घवृत्त था, उसके लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष से, यहां तो वृत्तीय पथ है तो सारी त्रिज्याएं बराबर, सारे अक्ष बराबर हो जाए। तो इसलिए F = जाएगा 4 पाई स्क्वायर m R और K और R/c, एक R से कट गया। F = 4 पाई स्क्वायर बटे K और इंटू m बटे R का स्क्वायर। तो चूंकि ये देखिए कांस्टेंट है, सभी राशियां जो ब्रैकेट में राशि लिखी है ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब है या प्रोपोर्शनल टू m बाई R का स्क्वायर। अब निष्कर्ष क्या निकला, पहला ये निष्कर्ष निकला कि यह प्रोपोर्शनल टू m और दूसरा है यह प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R का स्क्वायर। ये दो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, निष्कर्ष तो 3 निकला है, हम लोग अभी उसको जानेंगे। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष पहला ये निकला कि जितने ग्रह होते हैं सभी ग्रह पर सूर्य के ओर, सभी ग्रह पर सूर्य की ओर एक बल कार्य करता है और जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। प्रत्येक ग्रह पर सूर्य की ओर दिष्ट एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। दूसरा, ये जो बल होता है वो ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला बल उतने
उतने ही ज्यादा होता है। तीसरा है कि जो ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना कम बल की जितना कम दूरी, लगने वाला बल भी उतना ज्यादा, और जितना ही दूरी ज्यादा है उसके मध्य लगने वाला बल भी उतना कम है। ठीक है, तो ये न्यूटन के निष्कर्ष हैं, और न्यूटन ने जब ये निष्कर्ष निकाला उसी के आधार पर न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, यानी कि केपलर के द्वारा, केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने जो निष्कर्ष निकाला था, ये जो 3 निष्कर्ष निकाला उसमें से जो 2 निष्कर्ष हैं F प्रोपोर्शनल टू m और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन्हीं दोनों निष्कर्षों को लेकर के उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है, तो अब हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो आप यहां तक अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे, पिछले लेसन्स के जो भी न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व कर लेंगे।